हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वस्थ प्रसन्नचित होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। बेटा, हम लोगों ने लास्ट आपके कॉर्डेटा जो संघ था, उस कॉर्डेटा संघ के अंदर हम लोगों ने एम्फीविया क्लास के बारे में, उभयचर प्राणियों के बारे में डिस्कशन किया था और आई होप कि वो आपके क्लियर भी होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा। आगे हम लोग नेक्स्ट आज टुडे कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं और वो है आप लोगों के नेक्स्ट क्लास बेटा, वर्ग सरीसृप। वर्ग सरीसृप रेप्टिलिया क्लास के बारे में, क्लास रेप्टिलिया क्लास के बारे में हम लोग आज टुडे डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाम से ही हमें पता चल चुका है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्लास के बारे में मेंशन किया है कि ये बेटा सरीसृप वर्ग यानी सांपों की क्लास है। ये नहीं है भैया आप पढ़ रहे हो ये वाली क्लास सांपों की, या आप सांप हो मैं सांप हूँ, ये नहीं भैया। क्या है कि इसके अंदर बेटा हम लोग जिन में आपके मेंबर्स को इंक्लूड किया है, एनिमल को इंक्लूड किया है, उनमें सांप भी इसी वर्ग के सदस्य होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सांप होते हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे इसके अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा? तो आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन यानी सरीसृप वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, रेप्टिलिया क्लास के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग यहाँ पर आज टुडे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ ये बात करते हैं कि जो आप लोगों के मीसोजोइक महाकल्प है, मीसोजोइक महाकल्प है, इस मीसोजोइक महाकल्प को बेटा सरीसृप वर्ग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। सरीसृप वर्ग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नाउन एज द मीसोजोइक एरा। क्लियर? तो मीसोजोइक महाकल्प को क्या कहा जाता है आप लोगों के? सरीसृप वर्ग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते बेटा, इस वर्ग के अंतर्गत उन प्राणियों को, उन कॉर्डेट को रखा गया है, उन कॉर्डेट्स को रखा गया है जो पृथ्वी सतह पर, स्थलीय भूभाग पर रेंग कर चलते हैं। क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं, सरकने के द्वारा क्या करते हैं? गमन करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा, वो ये है कि इन सरीसृपों के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर, जूलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी क्या है? सरीसृप वर्गों के बारे में अध्ययन करना। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सामान्यतः बेटा इस रेप्टाइल्स वर्ग के जो जंतु हैं, ये प्रथम सफल स्थलीय कशेरुक जंतु माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उभयचर आए थे लेकिन वो पूर्णतः सफल स्थलीय नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था, जनन की क्रिया के लिए जल में जाना ही पड़ता था, क्योंकि वो जनन की क्रिया जल के अंदर करते थे। मैक्सिमम उस क्लास के मेंबर एक्वेटिक होते थे। एक्वेटिक रीजन के अंदर वो अपनी
रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए क्या करते थे, मूव आउट होते थे, माइग्रेट होते थे, लेकिन ये अपनी जनन की क्रिया बेटा स्थलीय आवासों में ही कर लेते हैं। इसलिए ये प्रथम सफल स्थलीय क्या है, कॉर्डेट है। क्लियर। लेकिन इस वर्ग के कुछ जंतु जलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। अधिकांश तक इस आवास में पाए जाते हैं, स्थलीय आवास में, लेकिन कुछ जंतु, इसके कुछ सदस्य किसमें भी पाए जाते हैं, आपके जलीय आवास में भी, जल में भी पाए जाते हैं। क्लियर। यदि हम लोग बेटा आगे बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं बेटा वो शीत रुधिरधारी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं अथवा असमतापी होते हैं। पॉइक्लोथर्मल होते हैं, पॉइक्लोथर्मल होते हैं। ये कंसेप्ट अभी तक शायद हमारे पास तीसरी बार आ रहा है बेटा, थर्ड टाइम आ रहा है। क्लियर हो गया होगा। वापस से बताऊं, क्या क्लियर है? कई बच्चे कह रहे सर क्लियर नहीं है, चलो वापस से रिवाइज कर देते हैं। नो डाउट क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, इनका इस शरीर का जो तापमान होता है वो बाहरी वातावरण के तापमान के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। यानी इनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। यदि बाहरी वातावरण के तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो इनके शरीर का तापमान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर्स? चलें आगे। चलो अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के रूप में। हम लोग कह रहे हैं कि इस वर्ग का जो प्राणी होते हैं, उन प्राणियों की बॉडी, शरीर जो होता है बेटा, ये 4 भागों में विभेदित होता है। अभी तक तो हम लोग 3 भागों की, कभी 2 भागों की बात करके आए थे। आज कितने पार्ट्स की बात करेंगे? 4 पार्ट्स की बात करेंगे। अब माइंड में आया कौन कौन से पार्ट की बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट की बात कर देंगे? तो सबसे पहला भाग होगा सिर, दूसरा भाग होगा ग्रीवा यानी गर्दन वाला भाग, फिर धड़, और बच गई तो हमारे पास हनुमान जी वाली पूंछ। तो इस वर्ग के प्राणियों के शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पूंछ भागों में मुख्यतः विभेदित होता है। अब हम लोग बात करें बेटा इस वर्ग के प्राणियों के शरीर की जो बाह्य सतह होती है, यानी स्किन, त्वचा, तो त्वचा कैसी होती है? तो इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं, इनकी जो त्वचा है बेटा, ये शुष्क होती है, ड्राई होती है, खुरदरी होती है, रफली। सांप कभी पकड़ के देख लेना, छिपकली देखी होगी ना घरों में, लेजार्ड इसी वर्ग का सदस्य। रेंग के तो चलती है ना दीवारों पे, वॉल्स पे, घर की दीवारों पे चलती होगी, किसी को 2-4 को तो आप में से डर भी लगता होगा। क्लियर? तो छिपकली वही आ गई वो आपके, देखो शुष्क, खुरदरी, और देखें तो ग्रंथि विहीन होती हैं। इनकी त्वचा में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ग्लैंडलेस। जबकि हमने प्रीवियस क्लास के मेंबर के अंदर, एम्फीबिया क्लास के मेंबर के अंदर हम लोगों ने बेटा क्या डिस्कस किया था? वो डिस्कस किया हम लोगों ने कि इनकी त्वचा में म्यूसेलियस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए उनकी सतह, उनकी त्वचा नम होती थी। क्लियर? जबकि इनके अंदर ग्रंथियां उपस्थित होती है, इसलिए इस वर्ग के प्राणियों की त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती हैं। ड्राई होने का रीजन यहाँ मेंशन है बेटा। क्लियर? एवं श्रृंगित होती हैं। कैसी होती है? श्रृंगित होती हैं। देख लेना छोटे छोटे से
ऐसे हमें रफली कुछ सुरंग जैसी रचनाएं निकली हुई दिखाई देंगी स्किन की। आगे देखें तो एक पॉइंट मेंशन करना है कि सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केलनूल, सर्प एवं छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। क्लियर? डाउट्स कोई बेटा? चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें। आगे बात करते हैं अपन लोग बेटा कि इनका जो बाह्य कंकाल है बेटा, ये अस्थिल पट्टिकाओं का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? बोनी प्लेट्स का, अस्थिल पट्टिकाओं का बना होता है। यहां तक के कंसेप्ट को बेटा आप एक बार फुर्ती से फास्टली आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए उनको रिवाइज करो। जस्ट 1 मिनट, केवल 1 मिनट है आपके पास, रिवाइज कर दो, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होने चाहिए भाई। सरिसृप वर्ग का स्वर्ण योग, आंसर आपको देना है, मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ। हर्पेटोलॉजी क्या है? सरिसृप किस प्रकार के प्राणी होते हैं? दौड़ के चलते हैं या रेंगकर? बता देना। ये किस प्रकार के हैं? शीत रुद्रारी है, समतापी है या असमतापी? तो असमतापी हैं। इनका शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, 3 में या 4 में? आंसर आपके पास आना चाहिए, आवाज़ मेरे तक आ जाएगी। यदि राइट आंसर आ रहे हैं तो आवाज़ आ रही होगी बेटा मेरे पास आपकी, गलती नहीं बोलना। त्वचा किस तरह की होती है? शुष्क होने के पीछे रीजन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। बाह्य कंकाल कैसा होता है? अस्थिल पट्टिकाओं का बना होता है। चलो रिवाइज हो गया ना, और रिवाइज होने से शायद मेरे को लगता है कि जो अभी तक किसी के पास 60-70% माइंड में सेट आउट था वो 10-5% इंक्रीज हो गया होगा। इस तरह से यदि आप लोग 1-2 टाइम रिवाइज करेंगे तो 100% हो जाएगा बेटा। और बार बार इस तरह से आप लोग हर 2-5 दिन के बाद रिवाइज करते रहेंगे और फिर महीने में एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो 100 का 100 ही बना रहेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्लियर? तो इस चैप्टर के लिए आपको यही करना है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिवाइजेशन ये चैप्टर कभी भी बेटा क्लियर नहीं होता है। जब हम पढ़ते हैं तब अच्छा क्लियर हो जाता है, लगता है हमें कि अच्छा कन्फर्म हो रहा है, हर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते बेटा तब मिस होते हैं। तो मिस नहीं होने हैं, तो मिस हो जाएंगे तो पढ़ने का कोई यूज नहीं होगा। और इस चैप्टर से बेटा 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं कि नीट के अंदर आते हैं। क्लियर? आगे बात करें अपन लोग, तो नेक्स्ट हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इस वर्ग के प्राणियों के अंदर जो पाद होते हैं, लेग्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 जोड़ी। चलने के लिए इस वर्ग के प्राणियों के अंदर सामान्यतः 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। और जो होंगे भैया वो कैसे होंगे? अग्रपाद और पश्चपाद। एक बार मैं बता दूं आपके भी, कई बार बॉयज़ को सर बना देते ना हम लोग, बेटा बन जा मुर्गा। तो जब वो मुर्गा बनता है तो अपन के जो हाथ बोलते हैं अग्रपाद बन जाते हैं, पैर जो अपन बोल रहे हैं पश्चपाद हो गए। ऐसे ही इस क्लास के मेंबर के अंदर होंगे अग्रपाद और पश्चपाद। लेकिन इन दोनों ही पादों के अंदर जो पैर होंगे बेटा पंजे, उनमें 5 अंगुलियां होती हैं, 5 फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं, अंगुलियां पाई जाती हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखो जो एम्फीबियंस थे उसमें क्या बोला था कि अग्रपाद में 4, पश्चपाद में 5 फिंगर पाए जाते हैं, यही बोला था ना। अब क्या बोल दिया कि चाहे 4 लिम्ब हो चाहे हिंड लिम्ब हो, दोनों ही के अंदर ही क्या होते हैं बेटा? 5 फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं?
5 फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस वर्ग के प्राणियों में 2 पाद होते हैं और दोनों के अंदर ही 5-5 उंगलियां पाई जाती है। अंगुलियों में अंदर की ओर मुड़े हुए नखर पाए जाते हैं। उंगलियों पर क्या उपस्थित होते हैं? अंदर की ओर मुड़े हुए नखर होते हैं, जबकि सर्प पाद रहित रहते हैं। यानी सर्पों के अंदर, छिपकली वगैरह के अंदर तो पैर होते हैं, देख लेना पकड़ के घर पे पकड़ोगे ना आप लोग, 2-4 एग्जाम्पल कर लेना भैया, है ना। तो सर्प जो स्नेक है ये पाद रहित होते हैं। इनके अंदर बेटा क्या है? लेग नहीं होते, ना अग्रपाद होते, ना पश्चपाद होते, क्योंकि ये अवरोधक है। उद्विकास के अंदर पढ़ोगे बेटा। लेमार्क ने कहा था अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत दिया और उसने क्या कहा था? जिस प्राणी, कोई भी प्राणी है, अपने अंगों का, जिन अंगों का ज़्यादा यूज करते हैं वो अधिक विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का वो यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जैसे अपन लोगों के अंदर बेटा पुच्छ कशेरुक थी, टेल फाइबर थी, हनुमान जी की सी पूंछ थी हमारे अंदर भी, देखे होंगे ना हनुमान जी के पूंछ थी पीछे। अरे हमको कौन सी लंका जलानी थी, अब आपको जानी हो लंका जलाने तो पता नहीं। तो लंका तो हमें जलानी नहीं थी, तो हमारे काम की नहीं थी, अवरोध पैदा करती थी, बैरियर थी बॉडी में, क्योंकि जहाँ भी जाते वो पूंछ को कोई पकड़ ले तो, क्लियर, पूंछ को कोई पकड़ ले तो, और जैसे रावण ने आग लगवाई ऐसे कोई लगवा दे तो, इसलिए वो बेकाम की थी, इसलिए वो विलुप्त हो गई। ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग हैं जो कोई यूज के नहीं है। जैसे विजडम थी, अक्ल डाढ़ आती है, अब जब आती है जब ये अकल आती है, वैसे तो अकल होती नहीं है। ऐसा है क्या? अक्ल डाढ़ बेटा उनका नाम है क्योंकि वो अवशेषी है। अक्ल डाढ़ का मतलब ये नहीं है कि वो आएगी तभी अकल आएगी। क्लियर? तो ये चीज़ें याद रखनी बेटा, सिंपल है, मजाक कर रहे थे। चलो, कोई डाउट? तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो लेमार्क ये कहता है जिन अंगों का कोई यूज नहीं होता वो हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं। चलो, तो ये हम लोगों ने लेग्स के बारे में बातें कर ली। इसके बाद हम लोग करते हैं रेस्पायरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में। अरे अपनी अपनी सांसों के बारे में बात कर लेते हैं। श्वसन वही होता है कि सांस लेना नहीं, है ना, मजाक है। चलो, श्वसन, रेस्पायरेशन। तो इस वर्ग के प्राणी बेटा लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, कौन बोल रहा है? फुटफुट, फुफ्फुस है ना, तो फुफ्फुस के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। क्लियर? अभी तक गिल्स क्लोमों की बात करके आ रहे थे, अब हमारे पास लंग्स आ गए बेटा। क्लियरली? क्लियर? तो धीरे धीरे हम जैसे लक्षण आ रहे हैं हमारे नज़दीक पहुंच रहे हैं हम लोग। क्लियर? चलो बेटा आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस वर्ग के प्राणियों के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होगी पाचन तंत्र के अंदर, ये बेटा पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, जो अवस्कर में खुलती है। कहाँ खुलती है? अवस्कर में। क्लियर? चलो आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि इस वर्ग के प्राणियों के अंदर हमारे समानी क्या पाई जाती हैं? पसलियाँ पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं। हमारे भी होती है ना रिब्स, पसलियाँ। छोटे बच्चों में बोलते हैं पर लोग जब निमोनिया हो जाता है कि पसलियाँ चल रही हैं। पसलियाँ जाती नहीं है, शरीर में फिक्स रहती हैं, ऐसे थोड़ी निकल के भाग जाती होंगी इधर उधर, नहीं भागती भैया, है ना। वो तो बोलते हैं ऐसा अपन कि पसलियाँ चल रही हैं ना, चलना तो अलग चीज़ होता है। पसलियाँ पाई जाती हैं
ये गर्दन तथा वक्ष में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? इस वर्ग के प्राणियों के गर्दन वाले भाग में और वक्ष वाले भाग के अंदर पाई जाती है, थॉड वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी बात करें, इस वर्ग के प्राणियों के अंदर मुख के अंदर दांत टीथ होते हैं भैया, और जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट जो गर्तदंती होते हैं, गड्ढे में फंसे हुए होते हैं, तथा प्यूरोडोंट होते हैं, प्लूरोडोंट टाइप के होते हैं। क्लियर? तो ये इनके दांतों की विशेषताएं हैं। क्लियर? चलो आगे अगली हम लोग बात करते बेटा मुख्य परिसंचरण अंग की, और वो है आपके हृदय, हार्ट। इस वर्ग के प्राणियों के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? 3 कोष्ठीय 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्लियर? लेकिन क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल अरे कौन है भैया? मगरमच्छ। और ये याद भी रखना है क्योंकि 12th NCERT के लेसन फर्स्ट में आप जीवन अवधि, जीवन का लाइफ स्पान पढ़ोगे बेटा, वहाँ क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान दिया हुआ है। तो मगरमच्छ में कैसा होता है बेटा? 4 कोष्ठीय होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। इनमें दायां तथा बायां दोनों दैहिक चाप उपस्थित होते हैं। इनमें दायां एवं बायां दोनों दैहिक चाप उपस्थित होते हैं। क्लियर? चलें अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? कि इस वर्ग के प्राणियों के अंदर जो नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन, एक्सक्रेशन बेटा ये किसके थ्रू करते हैं? वृक्कों के द्वारा करते हैं, किडनी के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। और जो इनके अंदर बेटा वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के, जैसे हमारे अंदर होते हैं ना मेटानेफ्रिक प्रकार के। तो मेटानेफ्रिक प्रकार के इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? वृक्क होते हैं, और वृक्कों के द्वारा ये उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। क्लियर? और किसके रूप में करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। किस रूप में किया जाता है? यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। इसलिए इन प्राणियों को, इन जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। चलें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर बेटा जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, अभी तक तो 10 जोड़ी बात कर रहे थे, अब कितने जोड़ी हो जाएंगी? 12 जोड़ी हो जाती हैं। क्लियर? पेसीज वर्ग के अंदर और हमें एम्फीबियंस के अंदर तो अभी तक 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की, क्रेनियल नर्व्स की बात की थी। लेकिन रेप्टाइल्स क्लास के मेंबर के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनकी नंबर संख्या कितनी होती है बेटा? 12 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हो बेटा। क्लियर? यहाँ तो केवल इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। आगे हम कह रहे हैं कि इनमें बाह्य कर्ण छिद्र अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? बाह्य कर्ण छिद्र अनुपस्थित होता है। कर्ण पटल बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। केवल जो बाह्य कर्ण है इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? कर्ण पटल करता है। आगे कह रहे हैं कि इनमें किस प्रकार की करोटी होती है? स्कल खोपड़ी किस प्रकार की होती है? तो मोनोकॉन्ड्रियल होती है। अभी तक तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एम्फीबिया के अंदर क्या देखी थी? बाइकॉन्ड्रियल। लेकिन रेप्टाइल्स क्लास के मेंबर के अंदर बेटा मोनोकॉन्ड्रियल होती हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं
ये सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। क्लियर। निषेचन की मैं बात करूं, फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो अधिकांशतः स्थलीय है बेटा, इसलिए इनके अंदर कैसा होगा, आंतरिक प्रकार का होता है, आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है। और मैथुन अंग के रूप में इनमें 1 या 2 शिशन पाए जाते हैं। क्लियर। अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि सामान्यतः इस वर्ग के जंतु ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। सबसे पहले ये अंडे का परित्याग करते हैं और अंडे से वयस्क प्राणी का निर्माण होता है। इनके अंदर जो अंडे होते हैं बेटा वो कवच युक्त होते हैं। पढ़ोगे आप 12th के अंदर लेसन 3rd के अंदर आपके मानव जनन के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोग अंडों के प्रकार पढ़ोगे डिफरेंट बेसिस पर ना, तो वहाँ आएंगे कवच की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर। तो इनके अंदर बेटा क्लिडोइक अंडे पाए जाते हैं, है ना, कवच युक्त अंडे पाए जाते हैं, जो स्थलीय आवास का क्या है, अनुकूलन है। ये स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं। क्लियर। आगे चलें, अगली बात करते हैं परिवर्धन की, डेवलपमेंट की। तो इस वर्ग के प्राणियों के अंदर जो परिवर्धन होगा ये डायरेक्ट प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। इनमें लार्वा अवस्था क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्लियर। इनमें पैतृक रक्षण का गुण पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है, पैतृक रक्षण का गुण पाया जाता है। क्लियर। आगे आप लोग नेक्स्ट नोट डाल के मेंशन कर लेना कि सरीसृपों के अंदर, पक्षियों में और स्तनधारियों में भ्रूणीय झिल्लियाँ, कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस तथा यॉक सैक पाई जाती हैं। पक्षियों के अंदर, सरीसृपों के अंदर और स्तनधारियों के अंदर भ्रूणीय झिल्लियाँ पढ़ेंगे ये 12th में बेटा, है ना। कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉक सैक पाई जाती है, इसीलिए इन्हें एमनियोटा समूह में रखा गया है। इसलिए इन सदस्यों को किस में रखा गया है, एमनियोटा के अंदर। जबकि मछलियों को यानी पिसीज वर्ग के सदस्यों को और उभयचर वर्ग के सदस्यों को अनएमनियोटा समूह में रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर ये भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इन भ्रूणीय झिल्ली और की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर हम लोग इन एनिमल्स को बेटा 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एमनियोटा ग्रुप, और सेकंड अनएमनियोटा ग्रुप। क्लियर। तो एमनियोटा के अंदर कौन कौन आते हैं, अनएमनियोटा के अंदर कौन से आते हैं, वापस से देख लो। एमनियोटा में कौन आएगा और अनएमनियोटा में कौन आएगा, एमनियोटा और अनएमनियोटा। तो अनएमनियोटा के अंदर तो बेटा एक तो आपके क्या रह गए, पिसीज, और एक क्या हो गए, एम्फीबियंस। पीए या एपी कैसे भी याद कर लो, आंध्र प्रदेश या पीए होता है ना, किसी का पीए के मिनिस्टर का पीए, पीएम का पीए, है ना। तो पीए, पिसीज और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और पिसीज कैसे भी याद कर लो। अब बची हमारे पास 3, तो यहाँ मैम उनको देख लो कौन कौन सी बेटा। एक तो पक्षियों की क्या है, एवीज। एक हमारे पास कौन सी बच गई अब, रेप्टाइल्स, और एक मेमेलियंस। तो ARM या ऐसे भी लिख सकते हो, राम से भी याद हो जाएगा। क्लियर। या मार, कैसे भी याद करना आपको भैया, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से याद कर सकते हो। तो एक याद हो गया, तो दूसरा तो गिफ्ट में चलेगा, ऑफर है। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लियर करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलो तो नेक्स्ट मिलते हैं बेटा। थैंक यू।